गुड इवनिंग दोस्त। आज हम यूपीजे के पढ़ेंगे और आपका यही हब में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पेशल यूपीजी के, जो कि आपका देख ही रहे हैं 27 और 26 तारीख को वीडियो का एग्जाम होने वाला है। और उसमें यूपी से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आने वाले हैं। कम से कम आपके जीके में 3-4 या कम से कम 7-8 क्वेश्चन यूपी जीके से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जाएंगे उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, जो कि यहाँ पे बहुत सुंदर संरचना किया गया है, फिगर बनाया गया है, उसका यहाँ पे कंटेंट भी दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे चलेंगे। अब देखेंगे कि पूछता है क्वेश्चन ये कि भाई उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, तो 18 मंडल है। और कहेगा कि जिले कितना है, तो 75 जिले हैं। तो मंडल का जो दर्शाया गया है, तो हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश को, ये उत्तर प्रदेश का चित्र है, मानचित्र है। और ऊपर के जो हिस्से जो पड़ते हैं, ये वाला हिस्सा जिसे उत्तरी हिस्सा कहा जाएगा, और ये मध्य वाला हिस्सा पड़ेगा, और ये दक्षिणी हिस्सा पड़ेगा। तो जो ऊपरी वाला जो हिस्सा है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से जो उत्तर प्रदेश का जो हमारा पड़ता है ऊपरी हिस्सा, यहाँ पे देखिए, ये पूछेगा कि उत्तर में कौन सा सबसे उत्तरी जिला है, तो यहाँ आपका आ जाएगा सहारनपुर आ जाएगा। सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला। और कहेगा उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है, तो सोनभद्र आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र। उसके बाद कह देगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो बलिया जिला आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका बलिया जिला। और आपका कह देगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो यह आ जाएगा शामली। ठीक है, ये आपका शामली आ जाएगा। और इसकी लंबाई भी दे देता है, ऊपर से उत्तर से दक्षिण जो दिया 240, और पूरब से पश्चिम जो होता है इसका 640 किलोमीटर के लगभग आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको ये भी पूछ देगा, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला कौन सा है, और पश्चिमी जिला कौन सा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे याद करेंगे कि जो हमारे 18 मंडल है, यहाँ से थोड़ा क्रमबद्ध देख लेंगे। जो यहाँ पड़ता है स्टार्टिंग में, यहाँ पे हमारा सहारनपुर मंडल आता है। यहाँ पे सहारनपुर के बाद हमारा आता है मुरादाबाद मंडल। और ठीक इसके आगे जो पड़ता है, यहाँ पे आपका आता है बरेली मंडल। बरेली के बाद आता है लखनऊ मंडल, और लखनऊ के बाद आता है देवीपाटन मंडल। देवीपाटन के बाद आता है बस्ती मंडल, और बस्ती के बाद आता है आपका गोरखपुर मंडल। तो यहाँ से याद कर लेंगे, ये आपका 7 पड़ जाएगा। यहाँ पे 7 ऊपर क्रम में 7 जिले। फिर यहाँ से क्रम करेंगे सेकंड वाला में, ये आपका मेरठ मंडल यहाँ पड़ेगा। मेरठ, मेरठ के बाद आता है आपका अलीगढ़, और अलीगढ़ के बाद आता है आपका आगरा, और आगरा के बाद आता है यहाँ पे बीच में पड़ेगा कानपुर। यहाँ पड़ेगा बीच में कानपुर। कानपुर के बाद आ जाएगा फैजाबाद, और फैजाबाद के बाद आ जाता है यहाँ पे आजमगढ़ मंडल। ये टोटल बीच में जो हमारे पड़ जाएंगे, यहाँ पे लिख दिए शॉर्टकट में, यहाँ लिखे 7 यहाँ पर मंडल पड़ेंगे, और बीच वाले में यहाँ पे 6 मंडल पड़ जाएंगे। और बच गए नीचे के मंडल। यहाँ पे पड़ जाएगा झांसी, झांसी के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर चित्रकूट, चित्रकूट के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर, चित्रकूट के बाद आ जाएगा आगरा, और यहाँ पर आ जाएगा बनारस, और बनारस के बाद आ जाएगा मिर्जापुर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर पड़ जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर मंडल पड़ जाएंगे 5 मंडल। 5 मंडल यहाँ पड़ जाएंगे, तो आपका ये हो जाएगा 7, 6, 13, 13, 5 कितना हो गए, यहाँ पे 18 मंडल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आ जाएंगे 18 मंडल। और हमारे जो होते हैं 75 जिले होते हैं। तो किसी दिन हम वीडियो शूट करेंगे और 75 जिलों को अच्छे से निर्देश कर देंगे और दर्शा देंगे। अब देखिए, पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे जो उसके ऊपरी जो परत है, ये ऊपरी वाली पट्टी जिसे कहते हैं पतली वाली पट्टी। तो पतली जो पट्टी है, इसे कहा जाता है भाबर क्षेत्र कहते हैं। अब भाबर क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ, ये भी देख लीजिए। जो भाबर क्षेत्र का जो निर्माण होता है, यहाँ पे देखिए, ये हमारा पड़ता है, ये पहाड़ है, जैसे कि ये मान पर्वत है। अब पर्वत यहाँ पर आती है। पर्वत से जितनी भी नदियां निकलती हैं, पहाड़ से जो नदियां निकलती हैं ग्लेशियर से, वह नदियां यहाँ से बहते हुए चली आती हैं। और नदियां अपने साथ क्या करती हैं, कंकड़, पत्थर, बड़े बड़े बालू सबको लेकर अपने साथ बहावा कर लेकर नीचे चली जाती है। जैसे ही नीचे लेके आती है, तो यहाँ से तीव्र ढाल पड़ता है। जब यहाँ से तीव्र ढाल पड़ता है, तो उसका वेग क्या है, ज्यादा है। तो वो अपने साथ क्या करते हैं, चट्टानों को अपने साथ लेकर बह के चली जाती है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद, समतल जमीन पड़ने के बाद, इसका स्पीड क्या हो जाता है, वेग कम हो जाता है नदी का। और जैसे इसका स्पीड कम हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर पत्थर को छोड़ देती है, बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ पर छोड़ देती है। और यहाँ पर जैसे ही पत्थर छूट जाते हैं, तो यहाँ पर नदी क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। पूछता है कि नदी कहाँ पर लुप्त होती है, तो भाबर वाले क्षेत्र में, इसी को कहा जाता है भाबर क्षेत्र। ठीक है, भाबर क्षेत्र। अब क्या है कि यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं, पत्थर यहीं पर रुक जाते हैं। रुकने के बाद नदी क्या होती है, नीचे से प्रवाहित होते हुए यहाँ पे बाहर की तरफ निकलती है।
तो जहां बाहर की तरफ जब नदी निकलती है उसे कहा जाता है तराई क्षेत्र। और तराई क्षेत्र जो होता है आधा मिट्टी और आधा जल होता है, जिसे दलदली क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा तराई क्षेत्र। और ये कैसी होती है? उपजाऊ होती है। तो अब देखिए लिए ऊपर वाला हिस्सा है भाबर क्षेत्र है, ठीक है। और पूछेगा उत्तर प्रदेश का सबसे ऊपरी परत जो है, ऊपरी पतली पट्टी, उसे क्या कहेंगे हम? भाबर कहेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं लाल वाली पट्टी, यह लाल वाली जो पट्टी है इसे कहा जाता है तराई क्षेत्र कहा जाता है। अब देखिए ये तराई क्षेत्र क्या है, जैसे ही यहां से नदी बताए ना, यहाँ पे जब नदी जब बाहर की तरफ निकलती है तो यहाँ पर जब नदी बाहर निकलती है तो आधा मिट्टी और पानी के जो लेप रहता है उस प्रकार को दलदली मिट्टी बन जाती है, और इसे क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र कहते हैं। अगला आ जाएगा यहाँ पर, ये हमारा आ जाएगा मैदानी क्षेत्र, जो बीच वाला हिस्सा जो है इसे कहा जाता है मैदानी क्षेत्र, या तो गंगा का मैदान कहा जाता है। अब देखिए इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है? तो यहाँ से बहुत सारी नदी आती है हिमालय से, जैसे गंगा हो गया, ये यमुना हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, घग्गर हो गया, रामगंगा हो गया। ये सब जितनी भी नदियां हैं सभी नदियों द्वारा लाए गए नए निक्षेप अवसादी मिट्टियां जितनी भी हैं इन सबके द्वारा लाए गए, और प्रत्येक साल ये क्या करती है? नदियां अपने साथ अवसादी निक्षेपों को लाकर और यहाँ पे क्या करती है? प्रत्येक साल इस मैदान पर क्या करती है? बिछा देती है। इस प्रकार इस वाले क्षेत्र का निर्माण होता है। तो यह वाले जो क्षेत्र का निर्माण होता है वह नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों के कारण होता है। इसी को कहा जाता है गंगा का मैदान या मैदानी क्षेत्र। अब देखिए इस मैदानी क्षेत्र के नीचे आएंगे, ये हरी वाली जो पट्टी दिख रही है इस वाले हरी वाली पट्टी को कहते हैं पठारी भाग कहा जाता है, ठीक है। तो पठारी भाग, तो यहाँ पर देखेंगे पठारी भाग जब यहाँ पड़ता है तो यहीं पर आता है सोनभद्र पड़ता है, यहाँ पर सोनभद्र। और सोनभद्र में जब जाएंगे मिर्जापुर, चुनार, वहां पर जब जाएंगे चुनार और मिर्जापुर जो पड़ता है वहां पर पठार पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दक्षिण। अब देख लीजिए पूछता ये भी है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों को टच करता है? तो देखिए 8 राज्य को टच करता है और 1 केंद्र शासित प्रदेश को टच करता है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, इसके बगल में पड़ता है उत्तराखंड, ठीक इसके यहाँ पड़ता है दिल्ली। दिल्ली क्या है? हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। उसके नीचे आएंगे तो हरियाणा, हरियाणा के नीचे आएंगे यहाँ पे राजस्थान, राजस्थान के बाद आएंगे ये मध्य प्रदेश और यहाँ पे मध्य प्रदेश। तो पूछता है सबसे अधिक सीमा किस राज्य से लगाता है उत्तर प्रदेश? तो हमारा जो लगाता है वो मध्य प्रदेश से लगाता है। मध्य प्रदेश के बाद आएंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा झारखंड, झारखंड के बाद यहाँ पर आएगा हमारा पूर्वांचल क्षेत्र परिषद से बिहार, और बिहार के बाद इधर चले जाएंगे तो ये पर क्या पड़ जाएगा? नेपाल। तो ये पूछता है कि हमारा उत्तर प्रदेश कौन से जिले से अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है? तो हमारा लगाता है नेपाल से, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हमारा ये हो गया। अब देखिए उत्तर को 4 भागों में बांटा गया उत्तर प्रदेश को, भाबर क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, गंगा का मैदान या मैदानी क्षेत्र कहा जाता है, और दक्षिण पठारी भाग में। अब अगला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूमि, यानी कि जो उत्तर प्रदेश जो है ये कैसी भूमि है? प्राचीनतम भूमि है। और प्राचीनतम भूमि किसे कहा जाता है? गोंडवाना लैंड। यानी कि हम देखेंगे कि हमारा जो भारत का जो निचली हिस्सा है, ये निचली हिस्सा नीचे जिसे कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र कहते हैं, या प्रायद्वीपीय भाग कहा जाता है। यह प्रायद्वीपीय भाग अफ्रीका से टूटकर ये क्या हुआ था? अलग हुआ था। इसी को कहा जाता है गोंडवाना लैंड या गोंडवाना भूमि भी कहा जाता है। यह भूमि, इसी भूमि का यहाँ पड़ता है बीच में हिस्सा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश। यानी इसी से क्वेश्चन पड़ जाता है कि उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूमि किसका भूमि है? तो गोंडवाना लैंड का। यह कहाँ का है? अफ्रीका का है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर प्राकृतिक विभाजन, यानी कि इसको प्राकृतिक विभाजन कितने भागों में बांटा गया है? तो भाबर क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, गंगा का मैदान, दक्षिण पठारी भाग में। अगला क्वेश्चन आ जाएगा राज्य का उत्तरी भाग पतली पट्टी, यानी क्या कह रहा है? राज्य का उत्तरी भाग कौन सा? ऊपर वाला। ऊपर जो है हमारा उत्तर दिशा पड़ता है, नीचे कौन सा है? दक्षिण। इधर वाला पूरब और इधर वाला पश्चिम। अब देखिए राज्य का उत्तरी भाग पतली पट्टी, तो राज्य का उत्तरी भाग भाई उत्तरी भाग है, और उत्तरी भाग जो पतली पट्टी दिख रही है इसे क्या कहा जाता है? तो भाबर कहा जाता है।
अभी यहाँ पर हमारा आ जाएगा भाभर। अगला कहेगा कि भाभर में क्या पाए जाते हैं, तो यहाँ बताएं अभी मोटे मोटे क्या है, पत्थर पाए जाते हैं, कंकड़ पाए जाते हैं। तो कंकड़, पत्थर व मोटे बालू कहाँ पाए जाते हैं, तो भाभर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहेगा कि भाभर क्षेत्र से सटे दक्षिण पतली पट्टी किसे कहा जाता है। तो देखिए भाभर क्षेत्र, भाई भाभर क्षेत्र है, भाभर क्षेत्र के दक्षिण में, दक्षिण मतलब नीचे, दक्षिण में कौन सा क्षेत्र पड़ता है, तो तराई क्षेत्र पड़ता है। तो यहां पर हमारा आ जाएगा तराई क्षेत्र, यहां पर आ जाएगा तराई क्षेत्र। अगला कहेगा समतल नमी दलदली भूमि को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे बताया था अभी कि समतल नमी और दलदली भूमि को क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहा जाता है। अब देखिए तराई क्षेत्र में सर्वाधिक कौन सी फसल बोई जाती है, तो देखिए यहाँ पे ये आगे वाले लाल वाले पट्टी में सर्वाधिक जो मुख्य फसल बोई जाती है वो गन्ना बोई जाती है। इसलिए आप देखेंगे सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, उधर की तरफ जो पश्चिमांचल जो राज्य पड़ जाते हैं उस साइड में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन होता है, और वहां पर चीनी फैक्ट्री जो भी चीनी मिल है वहां पर सर्वाधिक वहां पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में। तो ये जो पट्टी दिख रहे हैं, इन पट्टी में जो भी राज्य आपके आएंगे, यहाँ पे जो भी आपके यहाँ पे जिले आएंगे, यहाँ पे ये जिले जो पड़ते हैं, ये मंडल जो पड़ते हैं, और यहाँ पे जितने भी जिले आएंगे सब में क्या है, गन्ने की खेती सर्वाधिक होती है। अब आ जाएगा हमारा तराई क्षेत्र व बुंदेलखंड के दक्षिण में मैदानी क्षेत्र। तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, और ये बुंदेलखंड, यहाँ बुंदेलखंड बघेलखंड यहाँ पड़ता है, ठीक है। इसके दक्षिण में नीचे इस वाले हिस्से क्या कहते हैं, मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। तो तराई क्षेत्र की मुख्य फसल तराई क्षेत्र व बुंदेलखंड के दक्षिण में मैदानी क्षेत्र कहते हैं। अब कह रहा है कि गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती, गंडक द्वारा लाई गई कौप या कीचड़ से किस क्षेत्र का निर्माण होता है। तो क्या बताएं कि जितनी भी नदियां यहाँ पर आती हैं और सभी नदियों के द्वारा कौन सा क्षेत्र का निर्माण होता है, तो मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती, गंडक द्वारा लाई गई कौप या कीचड़, ठीक है, द्वारा किस क्षेत्र का निर्माण होता है, तो हमारा जो निर्माण होता है मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है। देखिए जहां कोशिश का कद बड़ा होता है, कहावत है जहां कोशिश का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। तो कोशिश इतना ना कर दीजिए ना कि नसीब को क्या है, खुद ही झुकना पड़ जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, मैदानी क्षेत्र के पुरानी कौप और नई कौप को क्या कहा जाता है। ये कह रहा है कि मैदानी क्षेत्र के पुरानी कोप, अब पुरानी कोप काप किस मिट्टी को, काप या कछारी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। तो अब देखिए इसमें क्या आता है कि जो पुरानी जलोढ़ होती है, पुरानी जलोढ़ को जो कहा जाता है बांगर कहा जाता है, ठीक है, बांगर। और कहेगा कि नई जलोढ़ को क्या कहा जाता है, खादर। अब देखिए बांगर खादर किसे कहा जाता है, देखिए जहां पर नदियों द्वारा प्रत्येक साल नई मिट्टी लाकर बिछा दिया जाता है या बाढ़ का जल जहां तक पहुंचता है वो वाला क्षेत्र जो होता है वो खादर कहलाता है, और जहां तक बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है उस वाले हिस्से को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। इसीलिए जो खादर भूमि है यानी कि नई जलोढ़ ये क्या होती है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है, और जो बांगर यानी कि पुरानी जलोढ़ ये जो होती है ये अनउपजाऊ होती है, उपजाऊ नहीं होती है। तो खादर में सर्वाधिक क्या होता है, फसल को बोया जाता है, उगाया जाता है, और यह कृषि करने योग्य भूमि होती है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। बांगर खादर में कितनी ऊंचाई होती है, तो खादर भूमि नीचे है और बांगर यहाँ ऊपर होती है, इसके बीच की जो ऊंचाई होती है 30 मीटर लगभग होती है, 30 मीटर, ठीक है। तो खादर से बांगर की कितनी दूरी होती है, तो 30 मीटर की ऊंचाई होती है। जब ऊंचाई होगी तभी तो वहां पर गंगा का पानी या जल का पानी नहीं पहुंच पाता, बाढ़ का पानी, तो यही चीज है। अब आगे देखिए, तो यहीं पर आ जाएगा बांगर को क्या कहेंगे, पुरानी जलोढ़, और खादर को क्या कहेंगे, नई जलोढ़। अगला आ जाएगा मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई। अभी देखिए ये पूछा है कि मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई कितनी होती है, तो 80 से लेकर 300 मीटर तक क्या होती है, उसकी ऊंचाई होती है। अगला क्वेश्चन कह देगा मैदानी क्षेत्र की फसलें। अब देखिए इस मैदानी क्षेत्र में जो भी इन क्षेत्र में जो भी जिले पड़ेंगे उन जिलों में सबसे ज्यादा कौन सा होता है, तो हम लोग यूपी में है, आजमगढ़ हो गया, लखनऊ हो गया, बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मुख्य फसल कौन से बोई जाती है, तो गेहूं बोई जाती है, धान बोई जाती है, और कौन सी बोई जाती है, आलू बोई जाती है। तो देखे होंगे कि आलू सबसे ज्यादा बोया जाता है, गेहूं भी बोया जाता है और धान भी बोया जाता है। तो ये क्या है, इसकी मुख्य फसलें हैं। तो आप इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और प्रत्येक डे आपके लिए इसी तरह स्पेशल यूपी जीके आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का भी आने वाला है एग्जाम,
और उत्तर प्रदेश पुलिस में कंफर्म है कि आपका 8 या 7 क्वेश्चन आएगा, और वीडियो में तो एकदम यूपीजी के कम से कम 8 से 10 तक क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीजी के से। तो आप इसी तरह से लगे रहिए और इसी तरह आप पढ़ते रहिए, और प्रत्येक दिन आपके लिए यूपीजी का वीडियो बनाएंगे, और कल जो वीडियो बनाएंगे हम उत्तर प्रदेश का जलवायु बताएंगे। ठीक है, तो इसके साथ जय हिंद जय भारत।